Welcome all CUET aspirants to another session, and in this session it is going to be a very interesting session. It is going to be about reading comprehension. So basically आपकी बहुत सारी queries हमारे पास आई हैं जिसमें बच्चों ने बोला है कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम क्लास 12 में लगाते रहे हैं, एनसीईआरटी टाइप के, मतलब उसमें इसी तरह से सिलेबस में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन हमने जब सीयूईटी का सैम्पल पेपर देखा जो आपने डिस्कस किया, या जो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट देखे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंशन कुछ अलग ही तरह से पूछा जा रहा है। मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आते हैं, क्योंकि आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बहुत सारे बेसिक्स ऐसे होते हैं जो हम क्लास 12 में कवर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर सारे जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं क्लास 12 के बाद इंडिया में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए या अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आप सीयूईटी दे रहे हैं, तो उनमें जो कॉम्प्रिहेंशंस के होते हैं बड़े नुआंस्ड पॉइंट्स होते हैं। नुआंसेस समझते हैं आप? बहुत फाइन पॉइंट्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको वो आते हों। सो द नुआंसेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नुआंसेस, डिटेल्स, और अच्छा शब्द इसके लिए मैं कहूंगी सटिलिटीज, ये जो बारीकियां हैं बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से एक अप्रोक्सीमेट सीयूईटी इंग्लिश सेक्शन में, द इंग्लिश सेक्शन ऑफ सीयूईटी एटलीस्ट कंटेन्स अ गुड 15 questions on reading comprehension, and as all of you know that 15 questions would mean 15 into 5, that means 75 marks, which is a very big amount, which is a large number of marks, considering that your English section has to be attempted out of a total of 200 questions. आपको मतलब questions आपको आएंगे 50 into 5 makes it 250, but you have to attempt only 40, which makes it 200, right? उसमें से 75 जो है वो आपके almost a big chunk of your exam is based on reading comprehension. Therefore it is very important for us to analyze reading comprehension. तो आज मैं आपको सब कुछ, जितना कुछ पूछा जा सकता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उस सब का एक ब्रीफ समरी जो है वो आपके सामने रखी जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन हम बहुत सॉल्व करेंगे, विल डू इट टुगेदर, लेकिन बेसिक की जो क्लास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट बेसिक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द मेन आइडिया क्वेश्चन। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, स्टोरी बुक पढ़ें, कहीं से भी पैसेज पढ़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, एक चीज तो आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो है हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया। पहले तो ये समझिए व्हाट इज द मेन आइडिया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट नेम्स फॉर द मेन आइडिया, लेकिन चीज जो है वो एक ही पूछी जा रही है हमसे। तो आप उसे मेन आइडिया कहिए, या आप उसे सेंट्रल आइडिया कहिए, थीम कहिए, ethos, that is the most prominent sentiment of the passage, trope, trope, summary, gist, conclusion, storyline, narrative. All these are the different names for just one thing, which is your main idea. ये सारे एक ही चीज के नाम हैं जो इसको हम कहेंगे मेन आइडिया। अब मेन आइडिया होता क्या है? देखिए, बहुत बेसिक अगर बात करें तो whatever the author has written, he must be having something in mind. आई विल टेक यू बैक टू योर ऐसे क्लास। जैसे हम लोग क्लास 12 में भी ऐसे लिखते थे, तो ऐसे में हम लोग, याद है आप लोग, एक प्लान बनाते थे। जितने भी अच्छे बच्चे होते थे इंग्लिश में, वो सब एक प्लान के तहत चलते थे कि इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बॉडी के 3 पार्ट रहेंगे, और फिर फाइनली कंक्लूजन रहेगा। इट यूज टू बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू यूज टू राइट दी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल the festival of Holi. So introduction we never used to start from Holi directly, कि भाई होली आती है, अक्सर मार्च में आती है, गुजिया खाते हैं, रंग खेलते हैं और होली खत्म हो जाती है। ये तो कभी नहीं होता था ना। There was a proper story line, there was a whole setting regarding the essay. So पहले हम इंट्रोड्यूस करते थे many festivals in our country according to the different seasonal variations. We have Diwali, we have Holi, we have Baisakhi, etc etc. और फिर इंट्रोडक्शन खत्म करने बाद धीमे से हम आते थे बॉडी पे ऐसे की। तो उस बॉडी में भी 3 पॉइंट होते थे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम एग्जैक्टली होली पे नहीं आते थे, बट हम ये बता देते थे कि होली फाल्गुन मास में आती है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, कई सालों से मनाई जा रही है, उसके पीछे की पौराणिक कहानी ऐसी ऐसी है, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, एंड फाइनली द कंक्लूजन। यही सेम चीज ऑथर भी करते हैं जब वो कोई पैसेज लिखते हैं। पर
दिक्कत कहाँ होती है कि आपको पूरा ऐसे या पूरा पैसेज या पूरी स्टोरी तो मिलती नहीं है। आपको सीयूईटी में जो वर्ड लेंथ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ड लेंथ फॉर द पैसेज, लाइक यू नो दैट सीयूईटी पेपर एक दिन का पेपर नहीं है, करीब 15 दिन चलता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, तो उसमें जो वर्ड लेंथ होती है वो लगभग 200 to 300 वर्ड्स की रहती है, ठीक है। छोटे पैसेजेस हैं, बहुत लंबे पैसेजेस नहीं आते। इसमें क्या करना होता है 200 to 300 में, अब ये इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन आइडिया है, अब आपके ऐसे से हम कोई भी टुकड़ा उठाएंगे तो हमें तो ये पता चल जाएगा ना कि आपने होली के ऊपर निबंध लिखा है, इजंट इट? उसी को मेन आइडिया कहते हैं। जो आपका टॉपिक है, जो आपका टाइटल है, जिसकी बात की है ऑथर ने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे पैसेज में जो ऑथर ने अपने मुंह से डायरेक्टली बोला है, मेन आइडिया उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो कोई सजेशन हो सकता है, वो किसी चीज की समरी हो सकती है, वो किसी चीज पे टिप्पणी हो सकती है, वो किसी चीज का क्रिटिकल असेसमेंट हो सकता है, वो किसी चीज का एनालिसिस हो सकता है, किसी चीज का नरेशन हो सकता है, किसी चीज की स्टोरी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, मगर मुद्दा एक ही रहेगा। तो जो मेन मुद्दा है, जो मुद्दे की बात है, उसको हम कहते हैं मेन आइडिया। सो these test your comprehension of the theme of the article. Questions may ask you for the main idea, the central idea, primary purpose, which is another name for the main idea, or possible title. अब ये जो title question है, ये भी आपका किससे निकलेगा? main idea से। You may be asked to determine which statement best expresses the author's argument or conclusion. So this is your main idea. And here is a very nice tip for you. I said and I promised that मैं आपको बहुत सारी tips और tricks भी दूंगी. So whenever you are sitting down to read the newspaper, or you are reading 2 pages of a storybook, please take 1 minute and ask yourself, what is the main idea of the topic, or what is the main idea of whatever I am reading? क्या इसका मेन आइडिया रहेगा? और अपने आप से ही सोच लीजिए कि अच्छा, इसमें रोड्स की बात हुई है, उसकी कंडीशन की बात हुई है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात हुई है इंडिया की, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा, एंड यू विल फाइंड दैट यू विल नेवर गो रॉन्ग विद द मेन आइडिया। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेन आइडिया से और भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री, with which of the following is the author least likely to agree, what is the purpose of the author in writing the passage. So these 3 questions and more questions related to that, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, are all originating from the main idea. ऐसा समझिए, main idea is the trunk of the tree and the rest of the sub points are its branches. तो main idea बहुत ज़्यादा all encompassing होता है, it includes the sub points. Let's move on now to the different kinds of questions which could be asked in a reading comprehension, and the first one among them is an inference question. तो हो सकता है आपने ये शब्द पहले ना सुना हो, कोई बात नहीं है, अब आप जान गए हैं या जान जाएंगे अगले 2-4 मिनट में कि इन्फ्रेंस किसे कहते हैं। देखिए, अब आपने बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी ऐसे में, जो भी मैं आपको ऐसे की एनालॉजी दे रही हूँ, आई एम मेकिंग अ कंपैरिजन। तो जैसे आप होली में ये लिखें कि होली मेरा पसंदीदा त्योहार है, ये आप लिख सकते हैं ऐसे में। इससे हम क्या समझेंगे आपके सोच के बारे में, उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। कि या आपने इस लाइन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हाँ, बहुत सारे लोग जो है होली के दिन रंगों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या बहुत लो क्वालिटी के रंग लगा लेते हैं जिससे उनकी त्वचा पे नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी होली मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है, ठीक है। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट मे लीड टू सर्टेन undesirable consequences, still you like Holi as a festival, or maybe it is the best festival for you. So you are willing to negate, you are willing to remove the bad qualities, and you still like Holi a lot. That is an inference. तो जो आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं और पूरे पैसेज का एक निचोड़ निकल के आता है, ये होता है मेन आइडिया। लेकिन आपके एक एक थॉट से भी तो हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है, आप गुस्सा हैं, खुश हैं, आप इस चीज को लेकर नाराज हैं, या आपकी पसंदीदा चीज है, ये सब समझा जा सकता है सिर्फ एक लाइन से। तो एक एक लाइन से जो हम समझते हैं वो होती है इन्फरेंस। और इन्फरेंस के लिए होता है एक रूल, ये क्या होता है, यू हैव टू कोट द लाइन फ्रॉम विच द मैटर हैज बीन टेकन, यू हैव टू कोट द लाइन। इसका क्या मतलब है समझाती हूं मैं। सपोज ये पूरा पैसेज है आपका,
और नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, और 4 ऑप्शन दिए गए। सो ए बी सी डी, अब मान लीजिए बी सी डी की बात ही नहीं हुई, लेकिन ए को भी टिक करने के लिए एज एन इन्फरेंस आपको पैसेज से समझना पड़ेगा कि क्या ये लाइन लिखी हुई है। तो जब आपको वो लाइन मिल जाएगी तभी आप ए टिक कर सकते हैं। हो सकता है बी की लाइन भी लिखी हो, लेकिन बी की लाइन हो सकता है उस तरीके से ना लिखी हो। जैसे से यहाँ लिखा है होली इज नॉट माई फेवरेट फेस्टिवल, मैं बहुत सिंपल समझा रही हूँ, होली इज नॉट माई फेवरेट फेस्टिवल, लेकिन उसने तो लिखा है ना इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल, तो ये गलत इन्फ्लुएंस हो गई। तो एक एक लाइन आपको कोट करनी पड़ेगी, एक ही मूल मंत्र है इन्फ्लुएंस का, यू विल हैव टू कोट द लाइन। जब तक आपको लाइन ना मिले कि भाई मैं ये बात इसलिए कह रही थी क्योंकि ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में ये मेंशन करता है ऑथर, इसलिए ये इन्फ्लुएंस सही है, तब तक आप इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन को अवॉइड ही करें तो अच्छा है, ना अटेम्प्ट करें। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन्फ्लुएंस की, बिकॉज इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस लगता है बड़े आसान है कि बस लाइन ही तो ढूंढनी है, मगर आप जल्दीबाजी में कभी कभी लाइन को गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इन्फ्लुएंस का जो क्वेश्चन है वो मेजरली आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा, जिसके लिए आपको 2 चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। वोकैबुलरी, अरे हमें पहले समझ में तो आए वो किस भाषा में बात कर रहा है। वोकैबुलरी की बहुत अत्यंत आवश्यकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी से क्या निकलती है हमारी समझ। हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज, हाउ आर वी गोइंग टू इंटरप्रेट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसिडर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो वोकैबुलरी नंबर 1, और नंबर 2, मान लीजिए हमारी वोकैबुलरी जो है वो तो है ही समझ लीजिए बहुत अच्छी नहीं है, मगर दूसरी चीज भी बहुत जरूरी है, एक तो वोकैबुलरी, दूसरा है स्पीड। इतने बड़े पैसेज हैं, 200-300 वर्ड है, मान लीजिए 3 पैसेज आ गए आपके एग्जाम में और हर पैसेज में 5 क्वेश्चन है, और हमने उसमें लगा दिया बहुत ज्यादा टाइम, तब भी हमारे नंबर जो है वो माइनस में चले जाएंगे, हमें -1 ज्यादा मिलेगा। तीसरी चीज जो आती है वो क्या है, ऑप्शन सिलेक्शन। ये 3 चीजें आपको परफेक्ट करनी पड़ेंगी बिफोर यू even think of getting full marks or attempting 40 out of 40 questions in the English section। और ये मैं आपको बता दूं, लॉजिक कहता है जितने भी पास पेपर्स हुए हैं CUET के, और एनालिसिस कहती है कि आपको मिनिमम एक कॉम्प्रिहेंशन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा अपने 40 मार्क्स के लिए। 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना, है ना, तब भी पेपर इस तरह बनाया जाता है कि बच्चे को एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर अटेम्प्ट करना पड़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी ये स्किल्स देखें, वेदर यू कैन रीड एंड एनालाइज, बिकॉज इफ यू गो टू एनी कॉलेज दीज आर द स्किल्स दैट यू विल बी नीडिंग फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर academics, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर वोकैबुलरी, स्पीड एंड ऑप्शन सिलेक्शन। व्हाट इज एन इन्फ्लुएंस? These require you to understand the logic of the author's argument and then to decide कि what can be reasonably inferred from the article and what cannot be reasonably इन्फर्ड। रीजनेबल इन्फरेंस का मतलब है कि लाइन से बहुत ज्यादा दूर जाके इन्फर नहीं करना है, जस्ट अराउंड द पेरिफेरी यू हैव टू स्टे, जो भी लाइन कोट कर रहे हैं आप, यू हैव टू स्टे वेरी क्लोज टू दैट लाइन्स इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो मान लीजिए आपके 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी 5 क्वेश्चन पर पैसेज पूछे गए हैं। एनालिसिस ऑफ एविडेंस क्वेश्चन के करीब आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These ask you to identify the evidence the author uses। इसको आप एक और नाम से जानते होंगे जो मुझे लग रहा है ज्यादा बच्चे जानते होंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बोर्ड्स में भी ये पूछा जाता है, ये होता है पैसेज के सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चंस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल the passage is talking about white collar jobs। क्या होते हैं पहले तो white collar jobs? White collar jobs are those jobs which are clerical in nature or managerial in nature। ओके, मान लीजिए आपके पैसेज पर डिस्कशन कर रहा है, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपको वो पूछेगा व्हाट आर व्हाइट कॉलर जॉब्स, तो आपको पैसेज पढ़ना है, उसमें डिफाइंड होगा 1 2 3 4 ऑप्शन होगा, जो सबसे ज्यादा रिलेट करे मीनिंग पे उसे उठा के टिक करना है। तो ये होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन है CUET में। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टाइप ऑफ CUET इज अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कि आपको अगेन यू विल बी नीडिंग टू डू व्हाट, यू विल बी नीडिंग टू एनालाइज the subject matter very carefully।
ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सीयूईटी में आता है बहुत टफ नहीं आता, ऑप्शंस आर प्रिटी फार अपार्ट, वेरी इजी ऑप्शंस, बट इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर स्लॉट। तो यू माइट बी नोइंग दैट सीयूईटी एग्जाम इज कंडक्टेड थ्रू अ 15-day विंडो, एंड आपका जो स्लॉट है उसमें आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग जो पेपर आता है, ईजी आता है, डिफिकल्ट आता है, किसी डोमेन सब्जेक्ट का ईजी आया, इंग्लिश का टफ हो गया, इंग्लिश का ईजी आ गया, डोमेन का टफ हो गया, तो ऐसा सब चलता रहता है। बट इन जनरल जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस या जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या जो एनालिसिस ऑफ एविडेंस क्वेश्चंस हैं, एविडेंस मतलब सबूत, ये क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में बहुत ही कॉमन है। These questions ask you to identify the evidence the author uses to support his argument. You may be required to analyze relationships between given and implied information. जी, ये भी पूछा है एक बार सीयूईटी में, एक क्वेश्चन आया है जिसमें इन्होंने डायग्राम भी बना दिया है और उसके बेसिस पे इन्होंने एनालिसिस ऑफ एविडेंस पूछी है। बहुत ईजी था, टफ नहीं था, लेकिन हुआ है ऐसा, ठीक है। और यू मे बी आस्क्ड टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड द वे द ऑथर यूजेस डिफरेंट पीसेस बट आल्सो टू इवैल्यूएट वेदर द ऑथर हैज बिल्ट साउंड आर्गुमेंट। ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए क्या ऑथर ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो मेन आइडिया दिया है, क्या वो एडिक्वेटली सपोर्टेड है या नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन सीयूईटी में इस नाम से नहीं आते हैं, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं अनदर टाइप ऑफ इन्फरेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको इन्फरेंशियल क्वेश्चन में बताया था कि आपको लाइन कोट करनी है, आई होप आपको याद हो। लाइन कोट तो करनी ही करनी है, लाइन कोट करेंगे तभी आप क्या निकालेंगे, इन्फरेंस। लेकिन लाइन कोटेशन के बाद जब आप अपनी कॉमन सेंस भी लगाते हैं, उसे हम कहते हैं, अब ये बन गई क्या, अब ये बन गई इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब जो ऊपर लिखी बातें हैं उनके आधार पे हम और क्या बात पुख्ते तौर पे कह पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए उसने पैसेज में लिखा है कि जो इंडिया है वहां पे मेडिकल टूरिज्म जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सरकार भी बहुत सारे ग्रांट दे रही है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ये दो लाइनें आपके पैसेज में भी लिखी हुई है। अब आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड और कुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। और नीचे एक ऑप्शन होगा जो कहेगा कि गवर्नमेंट ने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके एक ऐसी सुविधा निकाली है जहां पर रोबोट्स जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर उसने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म का मतलब ही है बाहर से लोग आए हैं और इलाज कराएं या बाहर के लोग इलाज करें, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोन क्वेश्चंस। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टोन क्वेश्चन हो सकता है सीयूईटी में आपको टोन के नाम से ना आए, लेकिन वो पूछेगा व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड। ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि ऑथर का जो एटीट्यूड है, इस पे क्वेश्चन आपके सीयूईटी में आया है और आ सकता है। अब ऑथर का एटीट्यूड कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड आप कैसे पहचानते हैं, बॉडी लैंग्वेज से और शब्दों से। अब बॉडी लैंग्वेज तो पैसेज की है नहीं, तो फिर हम किससे पहचानेंगे, शब्दों से। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालाइजिंग द एटीट्यूड। और वर्ड्स में भी क्या, एडजेक्टिव्स, किन चीजों को उसने यूज करके डिस्क्राइब किया है। जैसे कि आपको सीयूईटी के सिलेबस में लिखा भी है कि आपको 3 तरह के पैसेजेस आएंगे, फैक्चुअल, नरेटिव, एनालिटिकल और क्रिटिकल। ठीक है, फैक्चुअल और एनालिटिकल और क्रिटिकल 3 मेजर प्रकार के पैसेजेस होते हैं। फैक्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू फैक्ट्स, वेरी सेट पैटर्न, कि इसरो इस साल स्थापित हुआ था, ये उनके हेड थे, ये उनके डीन थे, ऐसे मतलब इस टाइप के, मतलब जो भी इसरो को, और इसने पहली रॉकेट इस साल लॉन्च की और उसको सफलता मिली, इस तरह से पैसेज चलेगा फैक्चुअल। एनालिटिकल में क्या होगा, ऑथर अपनी टिप्पणी देगा लेकिन उतनी नहीं देगा जितनी क्रिटिकल में देता है। क्रिटिकल में ऑथर की टिप्पणी ज्यादा होगी, फैक्ट कम होंगे। तो आपको 2 चीजें यहां पर समझनी पड़ेंगी, एक शब्द है ऑब्जेक्टिव और एक शब्द है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप किस तरह से आंसर करते हैं, यस नो, और सब्जेक्टिव में आप कहते हैं मे बी, और मे बी के बाद एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो ये जो सब्जेक्टिव होता है ये आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड होता है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा फैक्चुअल होता है। इसलिए फैक्चुअल पैसेज को हम ऑब्जेक्टिव पैसेज
भी कहते हैं। फिर आता है नरेटिव। नरेटिव बड़े आसान टाइप के पैसेज होते हैं, बिल्कुल स्टोरी लाइक, यानी ऑथर ने अपनी बात को किन प्रकार से रखा है, क्या कहानी के माध्यम से रखा है, क्या उसने फैक्ट ज्यादा बोले हैं, क्या उसने टिप्पणी ज्यादा की है, क्या उसने अपने विचार ज्यादा व्यक्त किए हैं। अगर उसने अपने विचार ज्यादा व्यक्त किए हैं तो ये कहाँ चली जाएगी आपकी टोन, क्रिटिकल के फॉर्मेट में। वैसे और कई प्रकार की, करीब 150 टोन होती है। ऑथर अग्रेसिव है या नहीं, ऑथर को एपथेटिक है क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किस तरीके से उसने मुद्दे पे बात की है। अब जैसे होली का ऐसे था तो आपकी टोन क्या रहेगी, हैप्पी काइंड ऑफ, एबुलियंट काइंड ऑफ अ टोन, समथिंग एक्सटैटिक काइंड ऑफ अ टोन, पॉजिटिव टोन, ऑप्टिमिस्टिक टोन, और पेसिमिस्ट, नकारात्मक टोन। तो टोन शब्दों के हिसाब से 150 से 200 प्रकार की टोन्स आपके पैसेज में हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि सीयूईटी के सिलेबस में उन्होंने केवल 3 प्रकार के पैसेज मेंशन किए हैं। तो बेसिकली हमको समझना होगा कंटेंट के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से ऑथर की टिप्पणी किस तरफ जा रही है, क्या वो इन चीजों को लेके गुस्सा है, क्या वो इन चीजों को लेके खुश है, क्या वो इन चीजों को लेके सेटिस्फाइड है, क्या वो अपने ही विचार व्यक्त कर रहा है। टोन हो जाएगी इंट्रोस्पेक्टिव। सो देयर आर मेनी टोन्स, इंट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, राइट, फैक्चुअल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डायडैक्टिक, सम एंडलेस, बेलिजरेंट, बेलिकोज, वॉर लाइक टोन है, मिलिटेंट टोन है। तो ये हम आपको डिटेल में आगे समझाएंगे यूजिंग पैसेजेस, यूजिंग क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस. Thank you so much for listening to me so very carefully, and I hope I have been able to shed light on reading comprehension. This was just an introductory class telling you how different kind of questions, which are the different kind of questions which are asked in CUET in the major chunk called as reading comprehension. Thank you.